हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा हर एक चीज मंजूर है, लेकिन बस यही चीज मंजूर नहीं। जी हां, भारत को डराने के लिए नाच गाने पर उतरी है पाकिस्तानी सेना। जो उसने वीडियो जारी किया है दोस्तों, वाकई में आपका खून खौल जाएगा, जिसके बाद भारतीयों को मजाक उड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पहली बार भारत ने किया एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। खौफ में चाइना और पाकिस्तान। दोस्तों वहीं बताएंगे वीके सिंह समेत 6 पूर्व सेना प्रमुख ने की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। आखिर नेपाल में क्यों पहुंचे ये बड़े दिग्गज? क्या पूजा के साथ साथ करने वाले हैं कोई बहुत बड़ी प्लानिंग? सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच पाकिस्तान ने रशिया तक बिछाई रेलवे लाइन, मालगाड़ी चलाने को तैयार किया। भारत से दूर हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेनी खजाना सौंपने को हो गए तैयार। तो वहीं बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। क्या ये लालू यादव की काट का है फॉर्मूला? दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको आज बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत को धमकाने वाला और डराने वाला आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत को डराने के लिए नाच गाने पर उतरी पाकिस्तानी सेना। वीडियो जारी करके धमकाया, जमकर उड़ा उसी का मजाक। दोस्तों बता दें, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट के 6 साल पूरे होने के मौके पर गाना रिलीज करके भारत को गीदड़ भभकी दी। हालांकि पाकिस्तानी सेना की ऐसी ओछी हरकत से उसके ही देश के लोग प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा वे छाती पीटने की ऐसी हरकतों से उब चुके हैं और सेना को ऐसे संदेश देना बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी सेना का इस गाने का मजाक उड़ रहा है। कई लोगों ने तो पाकिस्तानी सेना को रविवार को हुए क्रिकेट मैच को देखने तक की नसीहत दे दी, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया था। दोस्तों आपको बताते हैं उस गाने के बोल क्या है जो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से मंगलवार को जो गाना जारी किया गया दोस्तों, उस गाने का नाम है दुश्मन सुन। और उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि बेटे हैं वतन के, तलवारों पे पले हैं और देश के लिए हम खून बहा भी सकते हैं। और अपने आप को शेर का बेटा बताया गया है इस गाने में। इस गाने के साथ जो वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में अभिनंदन को भी दिखाया गया है जब वो पाकिस्तान में अपना बयान दे रहे थे चाय पीते वक्त। यानी इस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया गया है कि वो भारत को चिढ़ा सके, भारत को धमकी दे सके कि दुश्मनों तुम सुनो। हालांकि दोस्तों ऐसे में आप लोगों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दे दिया है। एक पाकिस्तानी कहता है कि कृपया उन्हें रविवार वाला मैच दिखाएं जिसमें पाकिस्तान हार गया। कोई कहता है कि अब समय आ गया है कि चाय खत्म करके दूसरे क्षेत्रों में भी काम शुरू किया जाए। तो कोई कहता है कि पाकिस्तानी सेना अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रही है जो प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। जी हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, एक पाकिस्तानी कहता है कि भैया एक काम करो, तुम लोग बॉर्डर छोड़ दो और म्यूजिक बैंड बना लो और गाना गाते रहना। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या अपना राय देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। जिस प्रकार को गाने के माध्यम से भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी सेना, जिसके लिए नाच गाने पर उतर चुकी है। वहीं अगली और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पहली बार भारत ने किया एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। खौफ में क्यों है दुश्मन देश? बता दें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने ओडिशा स्थित चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी तरह की पहली नौसैनिक जलपोत रोधी यानी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण सफल उड़ान परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिए गए परीक्षण में भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल प्रक्षेपित की गई, जिसने समंदर के अंदर अपने लक्षित छोटे से जलपोत पर सटीक निशाना साधा और अपनी क्षमता का अचूक प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी। ऐसे में आप भी दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, वीके सिंह समेत 6 पूर्व सेना प्रमुख ने की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। आखिर नेपाल में क्यों पहुंचे ये बड़े दिग्गज? दरअसल भारतीय सेना के 6 पूर्व प्रमुखों ने मंगलवार को महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। पूर्व सेना प्रमुख नेपाल सेना के निमंत्रण पर नेपाल आए हैं। प्रतिनिधिमंडल में जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह जो रिटायर्ड हैं, जनरल दीपक कपूर रिटायर्ड, जनरल विजय कुमार सिंह रिटायर्ड, जनरल दलवीर सिंह सुहाग रिटायर्ड, मनोज मुकुंद नरवाणे और रिटायर्ड जनरल मनोज पांडे शामिल है, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा पूजा के लिए मंदिर लेकर
जाया गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के बाद की तस्वीर को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर नेपाल में आयोजित प्रमुख सम्मेलन के भाग के रूप में पशुपतिनाथ के दर्शन किए। अनुष्ठान के बाद पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट ने प्रमुखों को रुद्राक्ष की माला और स्कार्फ प्रदान किया। नेपाल सेना के निमंत्रण पर 6 पूर्व भारतीय सेना प्रमुख महाशिवरात्रि समारोह और नेपाल की सेना की 262वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए मंगलवार को नेपाल पहुंचे। दोस्तों, नेपाल और भारत की सेनाओं में एक दूसरे को मानक रैंक प्रदान करने की एक लंबी परंपरा रही है, जो दोनों देशों पड़ोसियों के बीच गहरे और रणनीतिक संबंधों को दर्शाती है। ये आदान प्रदान आपसी सम्मान और सैन्य सहयोग का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या कभी आप या आपके परिवार से कोई पशुपतिनाथ मंदिर गए हैं दर्शन के लिए, और साथ में हर हर महादेव जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने रशिया तक बिछाई रेलवे लाइन, मालगाड़ी चलाने को तैयार। क्या भारत से दूर जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? बता दें, पाकिस्तान ने रशिया तक एक रेल मार्ग का निर्माण किया है। ये रेल मार्ग कई देशों से होकर गुजरेगा। इस रेल मार्ग के जरिए पाकिस्तान की योजना रशिया तक मालगाड़ी चलाने की है। इससे रशिया और पाकिस्तान के बीच व्यापार में भारी इजाफा होने की संभावना है। 15 मार्च तक पाकिस्तान रेलवे रशिया के लिए अंतरराष्ट्रीय मालगाड़ी सेवा की उद्घाटन यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। ये मालगाड़ी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होते हुए रशिया पहुंचेगी। ये एक ऐसी खबर है जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अभी तक रशिया ने भारत से दोस्ती के कारण पाकिस्तान के दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से रशिया तक मालगाड़ी चलाने की घोषणा पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के सीईओ सुफियान सरफराज डोगर ने की। उन्होंने व्यापार समुदाय, विशेष रूप से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एपटमा के सदस्यों को नई सेवा के लिए कंटेनर कार्गो शिपमेंट के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस रेल संपर्क से रशिया से पाकिस्तान को तेल, प्राकृतिक गैस, मशीनरी, स्टील और अन्य औद्योगिक सामान आयात करने की अनुमति मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, क्या इस रिश्ते की वजह से भारत से दूर हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? तो आपको बता दें, रशिया भारत का दीर्घकालिक साझेदार और प्रमुख हथियार आपूर्ति करता है। पाकिस्तान और रशिया के बीच 2000 के दशक में संबंधों में नरमी देखी गई। 2024 में रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक की इस्लामाबाद यात्रा ने पाकिस्तान रशिया संबंधों के बढ़ने की निरंतरता को चिन्हित किया। फरवरी 2022 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया पहुंचे, उसी दिन पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत भी की थी। ऐसे में दोस्तों, कभी रशिया का दुश्मन था ये पाकिस्तान, जो आज भारत को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, या आप कह सकते हैं भारत और रूस के बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो वही बता दें, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा के लिए 1984 दंगा पीड़ितों ने जताया आभार। कहा, पीएम मोदी की वजह से आज मिल पाया न्याय। दोस्तों, 1984 के सिख विरोधी दंगों में संलिप्तता के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को हाल में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय प्रणाली के दर्द से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसने उन्हें निराश किया है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनको न्याय दिलाया। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे रशिया। विक्ट्री डे परेड के बन सकते हैं मुख्य अतिथि। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल मई में रशिया की यात्रा कर सकते हैं, जहां वे विक्ट्री डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। रशिया इस साल ग्रेट पैट्रियटिक वॉर बोले तो 1941-45 में जो हुआ था, उसमें जीत की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे विक्ट्री डे के रूप में हर साल 9 मई को मनाया जाता है। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की पुष्टि की है। हालांकि भारत की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि ये यात्रा होती भी है तो 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तीसरा रशिया का दौरा हो जाएगा। जी हाँ, और आप ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद डायरेक्ट उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से होगी। दिलचस्प बात यह है कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप के भी 9 मई के परेड में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में इन अटकलों को खारिज कर दिया। तो दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस साल भारत का दौरा कर सकते हैं। वे भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। ये बैठक आमतौर पर हर साल आयोजित होती है, लेकिन 2021 के बाद से कोविड और वैश्विक परिस्थितियों के कारण इसमें कुछ व्यवधान आया था। मगर अगर पुतिन की यात्रा होती है तो भारत दुनिया का अकेला देश होगा जहां इस साल अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष भारत में आयोजित क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, और गर्व का मोमेंट होगा कि 2 सुपर पावर कंट्रीज के मेन लीडर भारत आएंगे। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिखा
खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं जेलेंस्की, यूक्रेनी खजाना सौंपने को हो गए तैयार। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका के साथ एक रूपरेखा आर्थिक समझौता तैयार है, लेकिन रूस के साथ युद्ध में कीव के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है और पूर्ण समझौता शुक्रवार को वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की शुरुआत में यह घोषणा की। जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जिस रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है वो एक व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है जिस पर यूक्रेन की संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को पहले यह जानना होगा कि अमेरिका अपने निरंतर सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। उन्होंने बताया और कहा है कि उन्हें वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यापक बातचीत की उम्मीद है। जी हां, लेकिन दूसरी ओर दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जेलेंस्की का तोड़ दिया है सपना डोनाल्ड ट्रंप ने। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन को डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है बड़ा झटका। दरअसल ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन बहुत जल्द यूरोपीय संघ पर टैरिफ की घोषणा करेगा। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि यूरोपीय संघ का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए किया गया है। 25% टैरिफ की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी तुम्हारे लिए भी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर प्लान्ड टैरिफ को नहीं रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बहुत से सामानों पर टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं बता दें, इजराइल के लिए पीएम मोदी की दोस्ती है खास। हमास हमले के बाद सबसे पहले पीएम मोदी जी ने किया था फोन नेतन्याहू को। जी हां, नेतन्याहू के राजदूत का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार का मानना है कि इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा करता है और उनकी दोस्ती के लिए बहुत खास है। अजार ने बुधवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि हम वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। उनकी दोस्ती हमारे लिए बहुत खास है। हमने देखा कि 7 अक्टूबर हमास हमले के बाद उन्होंने सबसे पहले हमें फोन किया था और 1.5 साल में वे किस तरह हमारे साथ खड़े रहे। हम जानते हैं कि हम कई चीजों पर एक जैसा सोचते हैं, हमारे सामने समान चुनौतियां, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम एक साथ कई और चीजें कर पाएंगे। दोस्तों, उन्होंने भारत को दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति भी बता दिया और कहा कि जो इजराइल के लिए न केवल एक व्यापारिक भागीदार के रूप में बल्कि इसकी आपूर्तिकर्ता श्रृंखलाओं में एक तत्व के रूप में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दोस्तों, वहीं बता दें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होता ही बहुत बड़ा बदलाव, कई वरिष्ठ अधिकारियों का किया गया तबादला। जी हां, मणिपुर सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल कर दिया है। राज्य में 9 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS एवं भारतीय वन सेवा IFS के 5 अधिकारियों का तबादला किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सेनापति जिले के पुलिस अधीक्षक शिवानंद सुरभे को थौबल जिले का नया SP बनाया गया है। वहीं काकचिंग जिले के पुलिस प्रमुख विक्रमजीत सिंह को 10वीं इंडियन रिजर्व बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लमलाई के SDOPO धर्मेंद्र कुमार को सेनापति जिले का SP बनाया गया है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य की विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, अगली खबर बता दें, हार्वर्ड तक पहुंची महाकुंभ की गूंज, प्रयागराज से लौटे अमेरिकी प्रोफेसरों ने जमकर की मेला की तारीफ। जी हां, अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रोफेसरों ने महाकुंभ में परंपरा एवं प्रौद्योगिकी से लेकर वाणिज्य एवं आध्यात्मिकता के मेल पर प्रकाश डाला। हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों के से सबक लेने और इसके अवसरों पर जोर दिया। प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ बुधवार को समाप्त हो चुका है। न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास ने सोमवार को विशेष चर्चा का आयोजन किया जिसका शीर्षक था इनसाइट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग महाकुंभ। तो वहीं आपको बताते हैं, जयशंकर जी ने उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा तो भड़क गया यूनुस प्रशासन, भारत पर उगलने लगा जहर। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश ने आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी विदेश मंत्री जयशंकर की बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और यूनुस प्रशासन द्वारा अपने आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराने के आरोप पर हाल ही में व्यक्त की गई चिंताओं के जवाब में आई है। अगली खबर बता दें, मोदी जी के निमंत्रण पर
आज भारत आएंगी यूरोपीय कमीशन अध्यक्ष। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगी चर्चा, 27 देशों का डेलीगेशन भी आएगा भारत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 27 फरवरी यानी आज भारत की यात्रा पर आएंगी। वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगी और भारतीय और यूरोपीय यूनियन व्यापार परिषद में भाग लेंगी। इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की जाएगी। उर्सुला वॉन डेर के साथ यूरोपीय संघ का एक आयुक्त कॉलेज यानी डेलीगेशन होगा। इस डेलीगेशन में 27 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के कमिश्नर शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों के मुताबिक इस यात्रा का प्लान कई महीनों से बनाया जा रहा था। इसकी घोषणा 21 जनवरी को दावोस में की थी। पीएम मोदी और उर्सुला वॉन डेर शुक्रवार को प्रेस को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया अवश्य कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, जीवन बीमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन के बीच 17 हुए समझौते, आर्थिक साझेदारी होगी मजबूत। जी हां, भारत और ब्रिटेन के बीच जीवन बीमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 17 नए समझौते हुए हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि उसके व्यापार राज्य मंत्री जोनाथ रेनॉल्ड्स और विनिवेश मंत्री पॉपी गुस्ताफसन के भारत दौरे के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार निर्यात और निवेश से जुड़े हैं। ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि भारत के हालिया आम बजट से ब्रिटिश बीमा कंपनियों को व्यापार के अधिक अवसर मिलेंगे। जी हां, ब्रिटेन की तरफ से विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन समझौतों से विशेष रूप से तकनीक और जीवन विज्ञापन क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। जी हां, वही बता दें, नक्शे में अमेरिका की खाड़ी नाम देखकर भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे मेरी आंखों से आंसू आने लगे हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि ट्रंप टूट गए और रो पड़े हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार यानी वहां के समय के मुताबिक ओवल ऑफिस में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान नक्शे में अमेरिका की खाड़ी का नाम देखने के बाद भावुक हो गए। उन्होंने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं बस इसे देख रहा हूं, ये बहुत खूबसूरत है, वास्तव में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये मत कहना कि डोनाल्ड ट्रंप टूट गए हैं और रो पड़े हैं। ट्रंप की विशेष सलाहकार और संचार सलाहकार मार्गो मार्टिन ने एक्स पर इसका वीडियो साझा किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के जस्ट बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित कार्यकारी आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस ने नाम बदलने का समर्थन किया है। हालांकि कई एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी सहित कई मीडिया संस्थानों ने इसका विरोध भी किया है और मैक्सिको की खाड़ी नाम से ही इसका इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। दोस्तों वहीं बता दें, यूनाइटेड महासचिव गुटेरस को मोहम्मद यूनुस का है बुलावा, कब और क्यों जा रहे हैं ये बांग्लादेश, बता दें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं को बांग्लादेश शरण दे रहा है और इसके समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करना जारी रखेगा। गुटेरस ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में किया है जब वो 13 से 16 मार्च के बीच बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। बुधवार को बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था ने कहा है कि गुटेरस के कार्यालय ने उनकी यात्रा की तारीखों की पुष्टि की है। गुटेरस बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण पर ढाका जा रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी मिशन की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निमंत्रण रोहिंग्या मुद्दे और प्राथमिकता मामलों पर प्रो यूनुस के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने 7 फरवरी को न्यूयॉर्क में महासचिव के साथ अपनी बैठक के दौरान सौंपा है। वहीं बता दें, चाइना ने अचानक ताइवान के करीब भेज दी सेना, जवाब में ताइपे ने उठाया सबसे बड़ा कदम। दोस्तों, चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति से बाज न आते हुए फिर एक बार ताइवान के साथ तनाव खड़ा कर दिया है। अब उसने ताइवान के करीब अचानक से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद ताइपे ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने सेना को समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया है। चीन के इस कदम से पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बीजिंग के इस कदम की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन बताया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने दक्षिणी ताइवान के काओ शुंग तट के करीब 74 किलोमीटर दूर लाइव फायर ड्रिल के लिए एक क्षेत्र तय किया है। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप से नजदीकी के कारण छिन जाएगी क्या एलोन मस्क की नागरिकता, नाराज हुआ कनाडा। दोस्तों, एलोन मस्क को कनाडा में नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। 2.5 लाख से अधिक कनाडाई नागरिकों और निवासियों ने एक संसदीय याचिका पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसमें कनाडा से एलोन मस्क की नागरिकता और पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एलोन मस्क का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध कनाडा के राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। ट्रंप अगले महीने से कनाडा से खरीदे जाने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना
बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे कनाडा नाराज है। वहीं आपको बता दें, वाह यूनुस वाह, खाने के लिए पैसे तक नहीं है लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट चलाओगे तुम बांग्लादेशी। जी हाँ, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने एलोन मस्क के स्टारलिंक को देश में निवेश करने की हरी झंडी दे दी है। एलोन मस्क को लिखे पत्र में 90 दिन में स्टारलिंक बांग्लादेश में चालू करने की मांग की गई है। बांग्लादेश की माली हालत ठीक नहीं है। द डिप्लोमेट के मुताबिक 22% लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में महंगाई भी चरम पर है। ऐसे में महंगे इंटरनेट पर सरकार का ध्यान देने की हरकत वाकई में चौंकाने वाली है। तो वहीं आपको बता दें, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश बीजेपी का क्या ये लालू यादव की काट का है फॉर्मूला। दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर के समय चुनाव होने हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है। एक साल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन चुनावी साल में ही अचानक कैसे और क्यों हुआ। इस विस्तार में बीजेपी के कोटे से 7 नए चेहरों को शपथ दिलाई गई। इस फैसले को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मंत्रिमंडल में शामिल इन चेहरों की जाति और इलाके पर गौर करना। दोस्तों, बिहार में 9 महीने बाद चुनाव है। चर्चा है कि उसी की तैयारी में सरकार ने फिर से खाली मंत्री पदों पर जाति की मोर्चाबंदी कर दी है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जाति गणना के आंकड़े दिखाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर रहे हैं। पिछले जाति गणना के हिसाब से बिहार में ईसीबी यानी अति पिछड़ा वर्ग 36% है। इस नीतीश कैबिनेट में उनकी हिस्सेदारी 19% है। इसी तरह बिहार में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है और नीतीश कैबिनेट में हिस्सेदारी 28% है। दलित और महादलित मिलाकर अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 19.65% है और नीतीश कैबिनेट में हिस्सेदारी भी 19% है। जबकि बिहार में सामान्य जाति की आबादी 15.52% है, जबकि नीतीश कैबिनेट में हिस्सेदारी 31% है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब बीजेपी पर जाति गणना और आरक्षण संविधान जैसे मुद्दों को लेकर मोर्चे खोलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीजेपी की मिथिलांचल पर बहुत बड़ी नजर। अगर बीजेपी की बात करें कैबिनेट विस्तार की, तो मिथिलांचल पर बहुत बड़ी नजर दी है बीजेपी ने। मिथिलांचल से आने वाले जीवेश कुमार, संजय सरावगी, सुनील कुमार ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। इस बार बिहार के सारे क्षेत्रों पर चुनावी दृष्टिकोण से फोकस किया गया है। क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नए मंत्रियों का चयन किया गया है। मिथिलांचल क्षेत्र में लगभग विधानसभा के 50 सीट है। बीजेपी ने मिथिलांचल से 3 मंत्री बनाकर इन सारी सीटों को साधने की कोशिश कर ली है। जी हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सारे जातीय समीकरण के सटीक विश्लेषण करते हुए इस बार बीजेपी ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में आपकी क्या राय है? इस बार रोचक होते दिखाई दे रहे बिहार चुनाव में। क्या लगता है दोस्तों, क्या हिसाब किताब रहने वाला है? वहीं अगली खबर बता दें, दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा गलत बोलने वालों को गंगा जल पीना चाहिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कुंभ मेला और अन्य मुद्दों पर की गई हालिया टिप्पणियों पर तीखा जवाब दिया है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर कई सवाल उठाए हैं और राज्य में हो रही कुछ घटनाओं पर चिंता जताई है। दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गलत बोलने वालों को गंगा जल पीना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, महाकुंभ में बना रिकॉर्ड, 45 दिन में 66 करोड़ प्लस भक्तों ने लगाई डुबकी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ था, उसी भव्यता के साथ कुंभ का समापन कल हो गया। इन पूरे 45 दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पहले दिन से शुरू हुआ पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला आज तक बदस्तूर वैसे ही जारी रहा। श्रद्धालुओं में वैसा ही उत्साह और उमंग कल तक भी बरकरार रहा। ऐसे में दोस्तों, क्या आपने कुंभ में महाकुंभ के इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में क्या डुबकी लगाई? बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी इसकी जानकारी देते हुए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।